जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है IQGS सेंटर में। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हड़प्पा पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या पाया गया है खुदाई के बाद उसको जानेंगे। इसके बाद मोहनजोदाड़ो को पढ़ेंगे, फिर चौहंदरो को पढ़ेंगे, रोपड़, फिर लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, बनवाली, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर। अब सबसे पहले हम लोग को जानना आवश्यक है कि आखिरकार ये सिंधु सभ्यता है क्या। भारत के इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम जानते हैं और कुछ लोग इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है और हड़प्पा सभ्यता क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। अब ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और पश्चिम भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग अब ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मतलब इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से ही क्यों जाना गया। इसका कुछ और नाम भी तो दिया जा सकता था, लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जाना गया। तो हम लोग अब यहाँ चलते हैं। ये है तिब्बत। आप लोग 1 मिनट रुक जाइएगा। यहाँ से देखिए, ये है तिब्बती एरिया। यहाँ से होते हुए एक नदी जाती है जो सीधे अरब सागर, ये दक्षिण का थोड़ा सा क्षेत्र। 1 मिनट रुक जाइएगा, इसको हटा देते हैं। पाकिस्तान होते हुए ये सीधे अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी जो साइड में पर्वत या घाटी थी, इधर साइड में रही होंगी, यहाँ रही होंगी, यहाँ रही होंगी, छोटी छोटी पर्वतें इस साइड में भी रही होंगी। तो इन्हीं घाटियों को हम लोगों ने क्या कहा, सिंधु घाटी। और ये जो नदी यहाँ से यहाँ तक बह रही है, उस नदी को हम लोग क्या कह सकते हैं, सिंधु। ये जो नदी है यहाँ से यहाँ तक बह रही है, तिब्बत से लेके अरब सागर तक, इस नदी को हम लोग सिंधु कहते हैं। और इसकी जो साइड में घाटियाँ हैं, उन्हें हम लोग दोनों को मिला के हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि इतना ही यहाँ पे जो पर्वत हैं छोटी छोटी, तो उन्हीं को आप लोग अगर सोचते हैं कि यहीं तक बस सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है, तो ये गलत है। क्योंकि अगर आप छोटा सा एग्जांपल ही ले लीजिए कि अगर आपके घर में 2 लोग हैं तो उनके लिए एक घर बना, एक छोटा सा घर बना, इसके बाद उनका परिवार बढ़ेगा, तो परिवार बढ़ने के साथ साथ 2 घर में तो होगा नहीं, इसके बाद उसको और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी तरह ये जो सभ्यता है, तो ये क्या हुआ कि बढ़ना स्टार्ट कर दी। तो ये बढ़ने के बाद आपके यहाँ से स्टार्ट होके, अपने भारत की मैं पहले बात करता हूँ, तो भारत की यहाँ से ये स्टार्ट होके 1 सेकेंड, ये भारत में यहाँ से स्टार्ट होके सीधे जा गई है महाराष्ट्र में। मतलब जम्मू कश्मीर या मांडा, एग्जैक्ट कहें तो मांडा से स्टार्ट होके कहाँ तक गई है, महाराष्ट्र तक। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उत्तर से मांडा से स्टार्ट हुई है, दक्षिण में कहाँ तक गई है, दक्षिण में कहाँ तक गई है, महाराष्ट्र तक। मांडा से स्टार्ट होके कहाँ तक गई है, महाराष्ट्र तक। अब इसके बाद हम लोग अगर बात कर लें तो ये कुछ इसका हिस्सा जो है तो वो पाकिस्तान में भी है, अपने इंडिया में तो है ही, उसके सिवा इसका जो कुछ हिस्सा है वो है। अगर हम अपने भारत की बात करें तो पूर्वी तरफ से एक जगह है, वो है मेरठ।
मेरठ के अलीमगिरीपुर से स्टार्ट होकर ये कहाँ तक जाती है, पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान, मतलब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक ये जाती है। तो इसका कहने का मतलब हम लोग ये कह सकते हैं, एक स्लाइड यहीं पे देख लेते हैं। हम लोग अगर देखें तो जो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम लोग देखें, उत्तर से ये मान लीजिए उत्तर है, यहाँ पे ये दक्षिण मान लेते हैं, ये हो गया पूर्वी, ये हो गया पश्चिम, पश्चिम को भी। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है तो ये 1400 किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन अगर पूर्वी से पश्चिम की तरफ हम लोग बात करें तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो ज़्यादा होगी, ये होगा 1600 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम लोग चलते हैं हड़प्पा, इसमें कुछ खुदाई हुई, तो इसके बाद खुदाई की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पे आया हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा। तो हड़प्पा को हम लोग जान लेंगे कहाँ पे है। तो ये स्थान जो है तो पंजाब है। ये जो पंजाब है तो अपना ये पंजाब नहीं जो अपने भारत में है, ये पंजाब पाकिस्तान वालों का है, उस पंजाब में मिला है। ये किस नदी के किनारे है, ये रावी नदी के किनारे है। तो अब किस सन में इसकी उत्खनन हुआ, मतलब खुदाई उदाई की गई, तो पता चला हमें तो ये सन 1921। ठीक है, ये उत्खनन करता भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो इसका जो आंसर होगा तो वो दयानंद साहनी होगा। अब देखिए खोज के अंदर हम लोग को क्या मिला। अब खोज के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है। जो खोज के अंदर हमें जो देखने के लिए मिला, तो खोज में हमें अन्न भंडार, मतलब अन्न को रखने के लिए भंडार, मतलब उस टाइम पे अन्न हुआ करता था। अन्न का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि गेहूँ, जौ, ये सब हुआ करता था, तभी तो भंडार हैं वहाँ पे। ठीक है ना। और ताबूत दफन हुआ हम लोग को वहाँ पे मिला। ये देखिए आपको अगर दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये जो ताबूत है वहाँ पे दफन हुआ हम लोगों को मिला था। अब इसके साथ और कुछ ज़्यादा तो इसमें ख़ास नहीं मिला। एक महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता शहर, पहला शहर जो खुदाई और विस्तार में से अध्ययन किया गया, मतलब पहला शहर था जिसका खुदाई और विस्तार किया गया है। अब इसके अंदर ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये कब्र, ये सब उसके अंदर मिली थी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे पहले लोग रहा करते थे और इसके बाद किसी वजह से वो लोग मरे होंगे, इसके बाद फिर उनका ताबूत दफन है वो हम लोग को मिल गया। अब इसी के बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है मोहनजोदाड़ो। स्थान होगा सिंध पाकिस्तान। ठीक है, नदी कौन सी होगी, सिंधु नदी होगी। उत्खनन करता है राखाल दास बनर्जी। अब देखिए क्या हुआ कि इन्होंने, दयाराम साहनी जी ने उत्खनन करवाया। इसके बाद हो सकता है इनको भी रहा ना गया हो, सोचे होंगे थोड़ा सा हम भी खुदवा लेते हैं, चलो देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। ये जो राखाल दास बनर्जी 1922 में, यहाँ पे लिखा नहीं है 1922 होगा, यहाँ पे 1922 होगा, जो 1922 में इन्होंने भी उत्खनन करवाया। ठीक है, तो वहाँ पे खोज से बड़ा स्नानागार मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार यहाँ पे देखने के लिए मिला। अवकाश नृत्य करती हुई लड़की मिली, दाढ़ी वाला आदमी मिला, टेराकोटा का खिलौना मिला, बुल सील, पशुपति सील, मेसोपोटामियन प्रकार की 3 बेलनाकार सील, बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा। अब यहाँ पे देखिए कहने का क्या मतलब कि जो दाढ़ी वाला बाबा, एक समय पर इसको मोदी जी के साथ तुलना की जा रही थी कि मोदी जी जैसा दिख रहा है। अब ये मोदी जी जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये तो आप ही डिस्कस कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि ये सच में दिख रहा है मोदी जी जैसा कि नहीं दिख रहा है, ये मुझे नहीं पता। तो ये भी वहीं से मिला था। और ये
काशी नृत्य करती हुई जो लड़की, इसका मतलब वहाँ के जो लोग थे मोहनजोदड़ो के, तो वहाँ के जो लोग थे उनको नृत्य पसंद रहा होगा, तभी तो वहाँ पे कांस्य मूर्ति मिली। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि वहाँ के लोगों को नृत्य में रुचि रही होगी, वहाँ के राजाओं को या लोगों को। और यहाँ पे एक बात और बोली गई है कि टेराकोटा का खिलौना मतलब मिट्टी के खिलौने, इसका मतलब आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो मिट्टी का खिलौना मिला है तो इसका मतलब वहाँ के बच्चे जो थे, तो अगर बड़े लोग मतलब जिनके पास पैसा है, अमीर हैं वो लोग, वही तो अपने बच्चों को खिलौना दिला सकते हैं। तो इससे ये भी आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब वहाँ पे अमीर लोग रहते रहे होंगे। जैसे आज के टाइम पे हम लोग दिल्ली उल्ली को देख लें तो वहाँ पे अमीर लोग रहते हैं। और और मुंबई को देख लीजिए, फिल्म सिटी ही कही जाती है, तो वहाँ पे फिल्म स्टार रहा करते हैं। तो इसी तरह वहाँ पे क्या हुआ कि खिलौना मिला, तो इससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग अमीर रहे होंगे, तभी तो खिलौना खरीद के देंगे अपने बच्चों को। कोई गरीब तो देगा नहीं बच्चों को खिलौना। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये चीज़ की पता चलता है। और आगे देखते हैं, ये रहा स्नानागार। अब इसको जो स्नानागार है, तो यहाँ इससे ये भी हम लोग सोच सकते हैं कि स्नानागार ही क्यों है। स्नानागार मतलब ये नहाने का कुंड टाइप का, स्नानागार का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि नहाने का कुंड एक मिला है। तो जो ये नहाने का कुंड मिला है, तो आप लोग ये सोचिए कि जो ये नहाने कुंड है, तो ये नहाने का कुंड ही है, ये हम लोग कैसे मान लें, है ना। क्वेश्चन मन में तो उठेगा कि हम लोग ये नहाने का ही कुंड है, हम लोग कैसे मान सकते हैं कि नहाने का ही कुंड है। तो इसका देखिए जो जो सीढ़ियाँ हैं, तो लड़ाई उड़ाई दंगल उंगल होगा यहाँ पे। दंगल मतलब आप कुश्ती वगैरह, अगर आप सोचें कुश्ती वगैरह होगा तो यहाँ पे साथ में वो भी तो मिलना चाहिए, राज्य जहाँ पे बैठता है वहाँ पे, और ऑडियंस जहाँ पे जनता बैठती रही होगी देखने के लिए कुश्ती, तो वो भी तो मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। और इसके बाद यहाँ से जस्ट बगल में ही वहाँ पे बड़ा सा नाला मिला। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे जो नाला मिला उसकी वजह से यहाँ पे, और दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं, दोनों तरफ तो सीढ़ियाँ, चलिए हम लोग मान सकते हैं कि एक तरफ से एक विरोधी आता होगा, एक तरफ से इधर का आता होगा लड़ने के लिए, ये भी हम मान सकते हैं। लेकिन इसके जस्ट बगल में ही नाला मिला, तो इसका मतलब यहाँ पे पानी भरा जाता रहा होगा नहाने के लिए, जिसको आज के टाइम पे स्विमिंग पूल बोलते हैं हम लोग। स्विमिंग पूल टाइप का इसको बनाया गया था। ठीक है, इसी को बड़ा स्नानागार बोला गया। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको क्या देखने के लिए मिल सकता है कि सबसे बड़ा स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला, तो आप लोग इसका आंसर बता देंगे मोहनजोदड़ो में। और कांस्य नृत्य करती हुई लड़की कहाँ मिली, तो इसका भी जवाब आप लोग दे सकते हैं आप कि कांस्य नृत्य करती हुई लड़की कहाँ मिली, मोहनजोदड़ो में मिली। अब दाढ़ी वाला आदमी कहाँ मिला, तो ये भी मोहनजोदड़ो में मिला। और इसमें जो है तो अन्न का भंडार इसमें भी मिला, मतलब जितने भी हम लोग देखेंगे तो वो सारे में अन्न का भंडार कंपलसरी था, इसलिए मैंने अन्न का भंडार हर जगह नहीं लिखा है। आप लोग हर बार समझ सकते हैं कि अन्न का भंडार हर जगह ही मिलेगा, क्योंकि इंसान रह रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो खाता ही होगा, कुछ ना कुछ तो खाता ही होगा, तो उसके पास अन्न रहा होगा तब तो वहाँ पे रुक के खाता होगा। और अब मोहनजोदड़ो जो है ये सबसे बड़ा अमीरों का, उस टाइम का हम लोग वो कह सकते हैं कि अमीरों का जगह रही होगी, जहाँ पे अमीर लोग रहा करते रहे होंगे। ठीक है, और टेराकोटा का खिलौना भी मिला है, ठीक है ना। बुल सील, देखिए यहाँ पे जो बुल सील है, तो मतलब बुल एक जानवर है, बुल और सील, उसमें एक सील मिली है। तो सील जो है तो वो ऐसी नहीं है जैसे हम लोग थप्पा मारने वाली सील रखते हैं, थप्पा मारने वाली ये सील बिल्कुल नहीं है। ये सील जैसे बेलना आकार की है, बेलना आकार, आप लोग बेलन देखे होंगे ना, उसी आकार की ये सील जो है मिली हुई है। पशुपति सील, अब पशुपति सील जो है तो देखिए पशुपति ये शंकर भगवान को बोलते हैं हम लोग, पशुपति शंकर भगवान को बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ के जो लोग हैं तो शंकर भगवान को भी मानते रहे होंगे, तभी तो पशुपति सील मिली, है ना। तो इसका मतलब हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शंकर भगवान कितने सालों से पूजा की जा रही है वहाँ पे, कई सालों से, मतलब कितने करोड़ सालों से पशुपति मतलब शंकर भगवान की पूजा की जाती आई है।
इसका अंदाज़ा तो हम लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि उससे पहले भी हो सकता है कि कोई ना कोई पूजा करता रहा हो पशुपति की। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और एक बुना हुआ कपड़े का टुकड़ा मिला है। जैसे देखिए, अभी के टाइम पे मम्मी लोग बनाती नहीं है वो स्वेटर बुनती है ना, उसी टाइप का वहाँ पे कपड़ा मिला हुआ है, टुकड़ा कपड़े का। तो इसका मतलब पहले की भी औरतें जो रही होंगी तो वो कपड़ा बनाती रही होंगी, इस तरह का बुनाई करती रही होंगी, बुना करती रही होंगी। हो गया, उस टाइम पे टाइम नहीं पास होता, क्योंकि अब के टाइम पे थोड़ी मोबाइल वोबाइल उस टाइम पे थोड़ी रहा होगा जो वीडियो देख के अपना टाइम पास कर लेंगी। ठीक है ना, तो हो सकता है कि यही काम करती रही हों उस टाइम की औरतें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब आ जाते हैं चहूंदरों। अब ये देखिए चहूंदरों जो है, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या मिला क्या नहीं मिला, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखिए चहूंदरों जो है, तो ये किस नदी के किनारे मिला है, तो सिंधु नदी के किनारे मिला है। और किस सन में मिला है, 1934 में मिला है। ठीक है, अब इसके उत्खननकर्ता कौन है, गोपाल मजुमदार हैं। गोपाल मजुमदार ने इसका उत्खनन करवाया। अब इसमें मिला क्या क्या, अब हम लोग उसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ की खोज से हमें क्या मिला, मनका बनाने का कारखाना। अब मनका आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि मनका ये है क्या। मनका एक्चुअली में ये है कि जो मोती है होती है ना, मोती आप लोगों ने देखी होगी, माला बनाने वाली, नेकलेस, ठीक है ना, नेकलेस बनाने वाला जो मोती होती है, वो जो मोती के अंदर जो छेद होता है ना, वो छेद करने के लिए वहाँ पे कारखाना मिला हुआ है, कि मतलब मोतियों के अंदर छेद करते रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना, खोज के बाद पता चला। तो मनका बनाने का कारखाना मिला है। लिपस्टिक का उपयोग, मतलब वहाँ पे लिपस्टिक मिली रही होगी, वो लोग लिपस्टिक का भी उपयोग करते रहे होंगे। काले आईलाइनर, मतलब वहाँ के जो लोग हैं तो वो काला आईलाइनर, जो आईलाइनर का प्रचार नहीं होता है, वो वाला आईलाइनर ब्लैक वाला, तो उसको भी जानते रहे होंगे, उसका भी उपयोग करते रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे कंघी मिली है। देखिए जो कंघी मिली है यहाँ पे, तो ये 2 प्रकार की कंघी मिली हुई है। हम लोग दोनों को देखेंगे, शायद इसमें स्लाइड में लगा होगा। हाँ ये देखिए, ये जो पहली वाली कंघी है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो कंघी है ये लकड़ी की कंघी मिली हुई है। वहाँ पे लकड़ी की कंघी मिली हुई है। इसके बाद उसके अंदर नक्काशी बहुत, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, नक्काशी कितनी अच्छी की गई है इसके अंदर। मतलब वहाँ के लोग कला पे भी विशेष ध्यान देते रहे होंगे, ये भी आप लोग मान सकते हैं। और लकड़ी की इतनी अच्छी डिजाइनिस कंघी उन्होंने बना दिया। ये वही कंघी है जो मिली थी, उसको साफ वाफ करके लगाया गया होगा। और ये देखिए, अब ये जो है तो हाथी के दांत की कंघी है, और वहाँ पे हाथी के दांत की भी एक कंघी देखने के लिए मिली है। तो हम लोग इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे एक अमीर तो रहते ही होंगे, और साथ में गरीब लोग भी रहा करते होंगे। देखिए जो गरीब है वो तो, अब हाथी के दांत वाला महंगा आता रहा होगा, शायद पैसा ज़्यादा लगता देना पड़ता रहा होगा, तो इसलिए वो जो सस्ता वाला है उसी से काम करेगा ना। जैसे आज के टाइम पे भी आप लोग देखते होंगे कि एक कंघी वही वाली 20 रुपए की भी मिलती है, वही वाली 500 रुपए की भी मिलती है। तो 20 रुपए वाली गरीब लेता है बेचारा, और जो 500 रुपए वाली लेता है तो अमीर लेता होगा, है ना। तो इसी तरह वहाँ के भी लोग रहे होंगे और इसका उपयोग किया करते रहे होंगे। अब देखिए, ये जो है हाथी के दांत की कंघी है, इसका मतलब ये अमीर लोग इसका उपयोग करते रहे होंगे। और ये जो लकड़ी की बनी हुई है तो ये गरीब लोग, है ना। इससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा, क्योंकि कोई भी लिखित जानकारी इसकी है नहीं, उत्खनन से ही हमको पता चलता है। तो आप लोग देख के ही बता सकते हैं ना कि क्या है क्या नहीं। जितना आपके पास दिमाग है उतना उन लोग के पास भी दिमाग है, तो सोच सकते हैं हम लोग। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब रोपड़ के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। अब रोपड़ है क्या। अब देखिए रोपड़ ये जो है स्थान कहाँ है, पंजाब। और कब से कब खुदाई हुई है, सन कितना है, 1953 से 1955 तक। सन कितना है, सन तो जरूर याद कर लीजिएगा, 1953 से 1955 तक के बीच में खुदाई की गई है। उत्खननकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा। अब देखिए जो प्रश्नों का लेवल है ना वो बढ़ चुका है, क्योंकि आप लोग, एक मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा था
तो उसमें एक छोटे छोटे बच्चे 7-8 साल के बच्चे ये बताया, मतलब उनसे पूछा गया कि आप क्या करोगे, तो उन्होंने क्या बताया कि मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है। अब बताइए, जो छोटे बच्चे हैं, जिस टाइम पे हम लोग धूल मिट्टी में खेला करते थे, उस टाइम के बच्चे अब वो क्या कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे। अब सोच लीजिए कि यहीं से कंपटीशन कितना है। और उससे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा था ना, एक से एक कठिन क्वेश्चन पूछा गया उससे, तो उसने राइट आंसर दिया। इससे हम लोग मतलब कहने को तो सब कह देते हैं, लेकिन उसने राइट आंसर दे रहा था। वो बच्चा, छोटा सा बच्चा, 8 साल 9 साल 10 साल का रहा होगा लगभग, वो 10 साल का बच्चा जीके का क्वेश्चन राइट दे रहा था। तो सोचिए, जब उतने छोटे छोटे बच्चे ही अभी से तैयारी कर रहे हैं, तो आगे चले कंपटीशन तो बड़ा होगा ही। और अभी के टाइम पे भी बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है। छोटी मोटी चीज़ें पूछता ही नहीं है कि किस सन में हुआ, क्या हुआ, किसने किया, ये सब नहीं पूछता। अब वो अंदर से और अंदर से बारीकी से पूछना स्टार्ट कर दिया है, तो हम लोग भी बारीकी से ही पढ़ेंगे। अब देखिए खोज, इसमें खोज क्या हुई, कब्र के अंदर इंसान और कुत्ता पाया गया। अब आप लोग ये देखिए, कब्र है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा आप, ये इंसान है, यहाँ पे इंसान का कंकाल पाया गया, तो इसके जस्ट बगल में ही आप लोग देख पा रहे होंगे कि कुत्ते का कंकाल भी पाया गया। अब इसके साथ ही आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे एक मटकी वटकी रखी हुई है। तो अब आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंसान है, इंसान के साथ कुत्ता है, ठीक है ना। तो ये क्या, आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये कुत्ता जो है तो इसका दुश्मन रहा होगा, इसलिए मार के काट के फेंक दिया गया होगा, इसके बगल में दफना दिया गया होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अभी भी देख सकते हैं आप लोग कि पहले के टाइम पे सबसे जो इनका पालतू जानवर था मानव का, तो वो कौन सा हुआ करता था? कुत्ता ही हुआ करता था। तो मतलब मानव जो है तो उस कुत्ते से ज़्यादा प्यार लगाव रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए हर इंसान, मतलब 2-4 जो कब्र मिली हैं, तो उसके बगल में ही साथ में कुत्ते के को भी दफनाया गया था। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि इंसान जिससे ज़्यादा प्यार करता है, अभी भी देख लीजिए, जो कोई इंसान मरता है तो उससे जो जिससे ज़्यादा वो प्रेम करता है, तो उसके साथ मतलब कुछ मरते समय कुछ ना कुछ उसको दिया जाता है, जो उसे अच्छा लगता था, ठीक है ना। तो उसको जहाँ पे जलाया जाता है या दफन किया जाता है, तो वहाँ पे दिया जाता है। तो इस तरह शायद हो सकता है कुत्ता इसे इंसान को पसंद रहा होगा, तो इसलिए इसके कब्र के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया होगा। अब ये जो मटकियाँ हैं, तो मटकियों से आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले के टाइम पे भी कर्म कांड पे विश्वास रखते रहे होंगे इंसान, है ना। अभी भी देखेंगे, अगर कोई इंसान मरता है तो उसके बगल में मटकी वटकी, छोटी मटकी बड़ी मटकी ऐसे करके फूटी जाती है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो मतलब मानव जो है तो पहले से ही ये कर्मकांड वाला चलता आ रहा है सारा कुछ। अब देखते हैं कालीबंगा, ये शायद हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, और जो बचे हुए टॉपिक हैं हमारे, तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। अब ये कालीबंगा, ये श्री गंगानगर राजस्थान में है, ठीक है। ये है नदी, कौन सी नदी के किनारे में है, ये आप लोग देख लेंगे। और इसके बाद सन, किस सन में हुआ? 1961 में हुआ। उत्खननकर्ता कौन है? ब्रिजवासी लाल बालकृष्ण थप्पा, ये दोनों हैं, ठीक है। अब इसमें खोजी गई मतलब चीज़ें क्या क्या मिली हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो मुख्य रूप से पाई गई जली हुई चूड़ियाँ मिली हैं, इसमें आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे जली हुई चूड़ियाँ लिखी हुई है। जली हुई चूड़ियाँ मिली, और शिवलिंग मिला, छोटे वाले गोलाकार गड्ढे मिले जिनमें बड़े कलश और मिट्टी के बर्तन के साथ ऊँट की हड्डियाँ और बेदी मिली, एंग्री बेदी, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए, हम लोग अच्छी भाषा में आपको बता देते हैं। चली हुई इसमें चूड़ियाँ मिली, ये देखिए आप लोग देख पाएंगे, इसमें स्लाइड में लगा हुआ है पहले से ही। तो ये देखिए आप लोग, जली हुई चूड़ियाँ मिली हुई हैं इसमें, और साथ में ही क्या मिला हुआ है? शिवलिंग मिला है। तो अब लोग से मैं पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं, तो पशुपति मतलब शिव भगवान,
या शंकर भगवान, जिसे जो आप समझ लीजिए। तो इन लोग शिव भगवान की पूजा करते हैं। अब तो इसमें से अच्छे से ही साक्ष्य मिल गया है कि शिवलिंग मिली है, तो इसका मतलब 101% ऐसा है कि ये लोग शंकर भगवान की पूजा करते ही रहे होंगे। और छोटे बड़े गोलाकार गड्ढे मिले हैं, मतलब छोटे बड़े उसमें यज्ञ किया करते रहे होंगे, ठीक है ना। छोटे बड़े के जो गड्ढे हैं उसमें यज्ञ करते रहे होंगे। और बड़ा सा कलसा टाइप का, जो उसे बोल सकते हैं कलसा, और मिट्टी के बर्तन के साथ ऊँट की हड्डियाँ भी मिली हैं। तो इसका मतलब मिट्टी के बर्तन के अंदर ऊँट की जो हड्डी मिली है, तो इसका मतलब इन लोग टोना टुटका के ऊपर भी भरोसा किया करते रहे होंगे, ठीक है ना। एग्री वेदी ये है, मतलब जहाँ पे हवन ववन करते हैं, ये शादी वादी हुई किसी की, तो जो जिसके साथ फेरे लेते हैं ना, या फिर यज्ञ किए, तो उसमें जो जहाँ पे आप ओम भूर्भुवः स्वाहा करने के बाद जब स्वाहा बोलते हैं तो उसमें अग्निकुंड होता है ना, वही चीज़ एंग्री वेदी है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।